दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप का अगर आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए, क्योंकि नवरात्रि का मेगा ऑफर चल रहा है और ये जो ऑफर है अब सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स जो है वो खत्म होने पर आ गया है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स खत्म होने पर आ गया है, जियोग्राफी का कोर्स चल रहा है, उसी के साथ साथ जो एथिक्स है उसका कोर्स चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए, जनरल साइंस, जितने भी कोर्सेस हैं सभी कोर्सेस आपको एमएम एकेडमी पर देखने को मिलने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि इस ऑफ़र में बाकी जगह पर जहां पर 1 महीने का चार्ज हो रहा है, यहां पर उससे भी कम में आपको 2 साल का 1 साल का मिल रहा है। तो इसीलिए 1 या 2 साल का अगर आप ले लेते हो तो आराम से बैठ के आप जितने भी कोर्सेस हैं एंजॉय कर सकते हो और इतने कम प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है किस तरीके से जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। 2 ही दिन बाकी है तो जल्दी कीजिए, हरी अप। तो आज हम यहाँ पर 23 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ मिल जाती है, उसी के साथ साथ हम ये जो लेक्चर देखते हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। और उसी के साथ साथ आपको जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ है, कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ में हम पीआईबी, उसी के साथ साथ एआईआर, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर करते हैं। तो वीडियो तो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर ही मिलता है, मगर फिर भी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो इसीलिए आप फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर भी। तो आइए यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें इतने सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र जो है उसे सीबीआई प्रोब बैन कर दी है। बैन इन द सेंस कि कंप्लीट बैन नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। मतलब अब यहाँ पर सीबीआई जो है उसको अगर कोई भी केस देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए अब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। तो इसे हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उसी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बैंक स्टॉक में, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई है जो हमें एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम आ सकती है। देखा है ना आपने यूपीएससी 2020 कितने सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपको यहाँ पर काम आ सकता है। तो इसे भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ब्लॉक कर दिया है। तो ये ब्लॉक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो जनरल कंसेंट है उसे यहाँ पर खारिज कर दिया है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, सीबीआई का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जनरल कंसेंट होता है उसे विड्रॉ कर दिया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे कि केसेस जो है उनके राज्य में, मतलब महाराष्ट्र में जो भी केसेस इन्वेस्टिगेट करना होगा, अब यहाँ पर सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं मिल रहा है। ये जो डिसीजन है इसके वजह से क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें सीबीआई क्या होता है ये समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद सीबीआई कौन कौन से केसेस हैंडल करता है ये समझना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो कंसेंट होते हैं ये किस तरीके के होते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो आइए यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप पर, एमएम एकेडमी ऐप के अगर आपने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें सीबीआई जो चैप्टर है उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग जनरल कंसेंट भी। क्योंकि हम जो एमएम एकेडमी ऐप है उसमें जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। इसीलिए कंटेम्प्रेरी इशू था जनरल कंसेंट का, तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो आइए वही वीडियो जो है जो सीबीआई का एमएम एकेडमी पर देखने को मिल रहा है उसी का छोटा छोटा पार्ट जो है, मतलब ग्लिम्स जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एमएम एकेडमी ऐप पर किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और आपको ये जो सीबीआई है ये भी समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा वीडियो नहीं प्ले होगा, यहाँ पर जितना यहाँ पर इस आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ वो वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितना हमारे इस आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उतना ही यहाँ पर मैं आपको प्ले करके बताऊंगा।
सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सेटअप कब की गई थी। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो स्पेसिफिक आते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो ये सेटअप कब की गई थी, उसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंक्शन किस तरीके से करती है, उसी के साथ साथ कंपोजिशन इसका क्या होता है, टेन्योर, रिमूवल, ये सारी चीजें जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सीबीआई जो है उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, उसकी फंक्शनिंग जो है, इन डेप्थ फंक्शनिंग जो है वो हमें लिखनी पड़ती है, और वे फॉरवर्ड मतलब जो भी चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उसे हम कैसे यहाँ पर रेटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेंस रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर हम दोनों ही पर्सपेक्टिव से चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। मतलब जो लक्ष्मीकांत किताब में दिया हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देखने वाले हैं। तो सीबीआई की जब हम बात करते हैं तो ये सेटअप किया गया था 1963 में। एक रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर पास किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, ठीक है। और अब ये जो अटैच्ड ऑफिस है उसका स्टेटस एंजॉय करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, अटैच्ड ऑफिस उसका स्टेटस ही एंजॉय करती है। क्लियर है। अब स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो है वो सेटअप किया गया था 1941 में, और फिर इसे मर्ज कर दिया गया सीबीआई के साथ। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए। सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको आ सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो है वो देख लेते हैं। तो सीबीआई की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 हमें कब देखने को मिलता है, वर्ल्ड वॉर 1 अगर हम देखते हैं तो 1914 से लेकर तो 18 तक लगभग हमें देखने को मिलता है। और अगर हम 2 की बात करते हैं तो 38-39 से 45 तक उसके आसपास हमें जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड अगर हम देखते हैं तो उस दौरान मतलब 1941 में स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में, ब्रिटिश इंडिया में। मतलब जो अंग्रेज है उसके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में जो स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट है ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। क्यों की जाती है, जिससे कि जो ब्राइबरी है, जो करप्शन है वॉर से रिलेटेड केसेस में वो यहाँ पर देखे जा सके, वो यहाँ पर प्रोक्योर किए जा सके। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसे फॉर्मलाइज कर दिया जाता है, फॉर्मलाइज एज एन एजेंसी के नाम पर इसे कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिससे कि जो करप्शन से रिलेटेड केसेस रहेंगे वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट में। देखिए उस टाइम पर तो हमें वॉर के सिलसिले में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे विंग्स है जहां पर करप्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसे ही देखने के लिए, इसे ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसे फॉर्मलाइज किया गया। और ये फॉर्मलाइज किस तरीके से किया जाता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो है इसे लाकर। तो आपको ध्यान रखना है, पहले अगर हम देखते हैं ब्रिटिश काल में 1941 में स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1941 में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में, करप्शन जो है, ब्राइबरी के जो केसेस है वो देखने के लिए। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके तहत इसे फॉर्मलाइज एक एजेंसी का रूप दे दिया जाता है, जिससे कि वेरियस विंग्स में जो भी करप्शन हो रहे होंगे वो सारे करप्शंस यहाँ पर देखे जा सके। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सीबीआई जो है वो अपनी पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर 1963 में क्या होता है, सीबीआई जो है उसे स्टैब्लिश किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि जो सीरियस क्राइम्स है, देखिए अब तक तो हमने देखा है कि जो करप्शन की केसेस है वो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे जो केसेस है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये भी यहाँ पर जो सीरियस क्राइम्स होते हैं रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड्स, चीटिंग, सोशल क्राइम है ना, जो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग होती है, प्रॉफिटरिंग होती है, ये सारी ही चीजों में मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एसेंशियल कम्युनिटीज है उसमें जो प्रॉफिटरिंग होती है, ये सभी केसेस अब यहाँ पर जो सीबीआई है उसके अंडर में आएंगे। ये भी एक चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमें यहाँ पर जैसे जैसे वक्त जो है वो बीतता गया तो सीबीआई जो है उसने यहाँ पर कन्वेंशनल क्राइम्स जो होते हैं जैसे कि असैसिनेशन हो गए, किडनैपिंग्स हो गए, हाईजैकिंग हो गई, तो ये सारे क्राइम्स जो है वो भी देखना शुरू कर दिया। मतलब आप खुद सोचिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत जो है सीबीआई की वो हुई थी करप्शन से रिलेटेड। मतलब वो भी कब, जो वर्ल्ड वॉर 2 था तो 1941 के दौरान जो करप्शन, ड्राइवरी के केसेस देखने को मिल रहे थे तो वो यहाँ पर सीबीआई जो है वो देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1946 में कि अब इसका जो ज्यूरिडिक्शन है उसको एक एजेंसी में, फॉर्मलाइज एजेंसी जो है उसमें तब्दील कर दिया गया। और अब ये जो भी करप्शन के केसेस वेरियस विंग्स में रहेंगे वो यहाँ पर देखेगी।
और फिर इसे और ज़्यादा इसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो बढ़ा दिया जाता है, जो सीरियस क्राइम्स है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फाइनली इसका और ज्यूरिडिक्शन जो है बढ़ा दिया जाता है। अब इसमें असैसिनेशन बोलिए, किडनैपिंग बोलिए, जो भी केसेस है वो सब अब ये देख सकती है। याद कीजिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, याद आ रहा है या नहीं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी भी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। क्यों हुई थी? जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके लिए, और जो टेररिज्म है उसे यहाँ पर कम करना है उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसका भी ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया गया और इसे भी अब सारे क्राइम्स जो है वो देखे जाने की पावर जो है वो दे दी गई। तो यहीं पर मैंने आपको याद होगा, अगर वीडियो में मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था, सीबीआई और एनआईए जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा? सीबीआई जो है ये भी सारे केसेस देख सकती है, और एनआईए जो है ये भी अब सारे केसेस, ऑलमोस्ट सारे केसेस जो है वो देख सकती है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि जो सीबीआई है उसको परमिशन चाहिए होती है जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनसे। हालांकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने परमिशन ग्रांट की हुई है कि आप हमारे यहाँ पर आ सकते हो, आप हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई को परमिशन ग्रांट की हुई है, लेकिन परमिशन तो लगती है। लेकिन वही अगर हम एनआईए देखते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखते हैं, तो उनको नहीं लगती है, उनको कोई भी परमिशन नहीं लगती है। वो ऑल ओवर इंडिया टेरिटरी में कोई भी ले सकती, इवन आउटसाइड इंडिया जो है वो भी ऑफेंसेस चार्ज कर सकती है। अगर इंडिया से रिलेटेड वो केस हमें देखने को मिलता है, अफगानिस्तान में पहला हुआ है, हमने देखा है ना? तो ये चीज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा करती है यहाँ से जो स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर है कि वो रोक सकती है, आगे और डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर आता है कि वो यहाँ पर सीबीआई को रोक सकती है उनके टेरिटरी में जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने के लिए, है ना? तो यहाँ पर उनकी पावर नजर आ रही है, पावर नजर आ रही है तो फेडरलिज्म नजर आ रहा है। लेकिन वही एनआईए में वो नहीं रोक सकती है। एनआईए सीधा घुसकर किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की टेरिटरी में घुसकर वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकता है। तो फेडरलिज्म जो है ये यहाँ पर थोड़ी धोखे में आ सकती है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट, यही जो चीज है, जो कंट्रोवर्सी है, वो हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है। अब देखिए कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन में क्या होता है? तो हेड कौन करता है सीबीआई को? तो डायरेक्टर जो है वो हेड करते हैं, ठीक है? डायरेक्टर ये कहा जाता है, डायरेक्टर हेड करते हैं। डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए हमें स्पेशल डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर जो है वो भी देखने को मिलते हैं, वो इनको असिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर है ये होते कौन है? अब अगर आपके मन में सवाल आता होगा कि कलेक्टर अगर बनना है तो उसके लिए यूपीएससी देना पड़ेगा, आईएएस जो है वो मिलना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर अगर डायरेक्टर बनना है किसी को सीबीआई का, तो उसके लिए कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी पड़ेगी? देखिए यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है वो हाईएस्ट है ना? वो हाईएस्ट है। तो कोई भी हाईएस्ट लेवल पर अगर आपको पहुंचना है तो इन्हीं जो सर्विसेज है उसी के थ्रू आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर की, तो ये आईपीएस जो है उसी के थ्रू आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। तो इसलिए जो डायरेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो कैटेगरी के होते हैं, वो लेवल के होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ डीएसपीई एक्ट 1946। 2003 में डीएसपीई एक्ट जो है उसे रिवाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर इन दी विनीत नायर केस। और फिर यहाँ पर कमिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है फ्रॉम दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी जिसे हम कहते हैं। ये भी हम देखेंगे, इसे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सीवीसी को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेक्रेटरीज फ्रॉम होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। तो इस तरीके से हमें चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्टर की वो कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कौन करता है और किस तरीके से होती है? अपॉइंटमेंट अगर हम देखते हैं तो क्या राष्ट्रपति करते हैं? जी नहीं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं। ध्यान देना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में राष्ट्रपति देखने को मिलते होंगे, लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो पगड़ा है वो यहाँ पर भारी रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर करती है, लेकिन 3 मेंबर की कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है। अब ये 3 मेंबर की कमेटी में कौन लोग रहते हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री, वो चेयरमैन रहते हैं। देखिए बोल भी रहे हैं कि मित्रों मैं सब में ना देखो ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे ना देखो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो इसलिए हमें जो प्रधानमंत्री है वो सभी इसमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के। यहाँ पर राज्यसभा नहीं होता है, लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसी के साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है,
या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं सीजेआई के द्वारा। तो ये 3 मेंबर की कमेटी देखने को मिलती है और ये 3 मेंबर की कमेटी जो है वो यहाँ पर रिकमेंड करती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बनने के लिए कम से कम 1/10 जो यहाँ पर सीट्स है वो चाहिए होती है, हमने पार्लियामेंट चैप्टर में देखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को जो भी मतलब अपोजिशन पार्टी है किसी को भी अगर 1/10 सीट नहीं मिली तो वो सिलसिले में क्या होगा, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है 2014 का, उसने यहाँ पर चेंजेस किए कंपोजिशन में, जहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में अगर कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर लीडर जो रहेगा सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का उसे यहाँ पर ले लिया जाएगा। मतलब जो भी सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी रहेगी अपोजिशन में, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो तो सरकार बनाएगी ना, लेकिन जो अपोजिशन में है उसका लीडर जो है उसे ले लिया जाएगा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। फंक्शंस अगर हम देखते हैं सीबीआई के तो ये करप्शन के जो केसेस है, ब्राइबरी के जो केसेस है वो इन्वेस्टिगेट करती है, ये तो इनका मूल जो बेस है फॉर्मेशन का वही हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो इन्फ्रिंजमेंट होता है फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज, तो उससे भी रिलेटेड केसेस जो है वो ये देख लेते हैं। उसी के साथ सीरियस क्राइम जो होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो रेमिफिकेशन है वो भी केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो एंटी करप्शन एजेंसीज है वेरियस स्टेट फोर्सेस की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है कि देखो भैया केस जो है वो ले लो, तो फिर यहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर केस हो तो फिर यहाँ पर केस ले लेते हैं। जैसे कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी डेथ हुई थी, तो सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके केस में जो बिहार सरकार है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सीबीआई को कि आप ये केस अपने हाथ में ले लो, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही थी। अगर आपने केस जो है वो फॉलो किया होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन जो बिहार सरकार है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर जो है वो केस ले लो, और फिर उसके बाद सीबीआई जो है उन्होंने केस जो है वो यहाँ पर ले लिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्राइम स्टेटिस्टिक है वो मेंटेन करना, जो क्रिमिनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सब कुछ देखना। सीबीआई एक्ट एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है, सीधा स्टेटमेंट आपको उठाकर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीबीआई एक्ट एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर प्रायर परमिशन की बात करते हैं। मतलब सीबीआई जो है, अब सीबीआई को अगर किसी राज्य सरकार ने, जैसे कि बिहार है, तो उन्होंने अगर रिक्वेस्ट कर ली कि सीबीआई आप ये जो केस है सुशांत सिंह का वो यहाँ पर ले लो, तो क्या वो ले सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीबीआई जो है उनको प्रायर अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर उनको कोई भी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करना है या फिर कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया गया है ऑफिसर के द्वारा ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी परमिशन जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद मई 6, 2014 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है बोलता है कि यार ये मतलब क्या है, ये जो तुम मैंडेटरी लगा रहे हो सीबीआई के ऊपर, ये तो गलत है ना यार, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो चली जाएगी। जो सीबीआई है वो तो एक पैरेट की तरह काम कर रही है, वो तो मतलब जो उनका मालक बोलता है उस तरह का वो बोलना शुरू कर देते हैं सीबीआई। तो ऐसे कई इल्जाम जो है वो उन पर लगते आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये जो चीज़ होती है कि आपको मैंडेटरी रहेगा लेना ही, तो यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कोई बंदे फंसे हुए हैं तो फिर वहां पर कैसे चलेगा सब कुछ, है ना। उसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा था कि सीबीआई को जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी। कोई भी मसला अगर उनके टेरिटरी में लाना है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी परमिशन दी हुई है कि अगर हमारे इसमें कोई भी, आपको हमारे टेरिटरी में कोई भी केस अगर देखने को मिलता है तो आप वो इन्वेस्टिगेट बिंदास कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूज़ निकल कर आई थी कि आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर दिया था। मतलब जो जनरल कंसेंट दे दिया गया है, जनरल कंसेंट मतलब क्या होता है, जनरल कंसेंट मतलब है कि नॉर्मली यहाँ पर सीबीआई को सीमलेसली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप अलाउ कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आप केस के बलबूते पर नहीं देख रहे हो कि ये केस आया है ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, ये केस आया हम अलाउ कर रहे हैं, ना, ये नहीं। जनरल कंसेंट मतलब होता है ठीक है यार कोई भी केस आता है तुम बिंदास हमारे टेरिटरी में आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल कंसेंट जो है उसे विड्रॉ कर दिया था। मतलब सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि समझ लीजिए ये एक टेरिटरी है, ठीक है, एक स्टेट है, फर्ज कीजिए वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल में अगर सीबीआई का कोई भी बंदा आता है, ठीक है, कोई भी बंदा आता है, तो अगर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जनरल कंसेंट दिया गया है तो फिर वो ऑफिसर के तौर पर इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है, सीबीआई का कोई भी बंदा अगर टेरिटरी में जाता है तो एक नॉर्मल बंदे की तरह रहेगा, वो एक ऑफिसर की तरह नहीं रह सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता है उस टेरिटरी में। तो ये चीज़ अभी आपको ध्यान में रखना है। जनरल कंसेंट क्या होता है,
अनलाइक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसा मैंने आपको कहा था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बिना परमिशन के पूरे टेरिटरी में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन अगर हम सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई जो है वो गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका कंसेंट मैंडेटरी होता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन उस स्टेट में कंडक्ट करने के लिए। अब दो तरह के कंसेंट होते हैं, एक होता है केस स्पेसिफिक एंड जनरल। ठीक है, केस स्पेसिफिक मतलब क्या है कि कोई केस आया है और उनको परमिशन देना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे हाँ ठीक है हम परमिशन दे रहे हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना। लेकिन जनरल कंसेंट क्या होता है कि कोई भी केस आ जाए, हमने आपको परमिशन दी हुई है, कोई भी केस आ जाए हम यहाँ पर करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर उनको जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है तो फिर सीबीआई को हर केस में जो परमिशन है वो लेना पड़ेगा, और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो सीबीआई उसके अंदर जो टेरिटरी, उसमें तो बट ऑब्वियस है पुलिस जो है, मतलब जो ऑफिसर्स है वो जा तो पाएंगे, टेरिटरी में एंटर तो कर पाएंगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 जो है वही हमें कहता है कि आप कोई भी टेरिटरी में, इंडिया के टेरिटरी में जा सकते हो। लेकिन जब वो अंदर जाएंगे तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अंदर जाएंगे। ठीक है, उनकी पावर जो है सीबीआई की वो उनके पास नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जनरल कंसेंट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और सीबीआई जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो टीआरपी स्कैम के ऊपर क्या डर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पर आपको पता होगा कि जो टीआरपी स्कैम है वो यहाँ पर बाहर लेकर आई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एलिक किया है कि जो अर्नब गोस्वामी है, रिपब्लिक टीवी है, उसने यहाँ पर टीआरपी के साथ छेड़खानी की है टॉप पर आने के लिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो है मुंबई पुलिस के द्वारा हमें देखने को मिल रही है। रिपब्लिक टीवी ये अमंग 5 चैनल्स है जो यहाँ पर पुलिस के स्कैन के अंडर में आता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब जनरल कंसेंट जो है वो हटा दिया गया है तो अब क्या जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, क्या उसमें भी अब परमिशन लेना पड़ेगा सीबीआई को? क्या वो भी यहाँ पर वो नहीं कर पाएगी? तो देखिए उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पहले ये जो केस चल रहा था तो पहले यहाँ पर जनरल कंसेंट दिया हुआ था सीबीआई को, उसमें ही सीबीआई ने ये जो केस है ये हैंडल कर ली, है ना। तो अब यहाँ पर अगर जनरल कंसेंट हटा दिया गया है तो इससे पहले रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट नहीं होता है इसका। इससे पहले जो भी केसेस है वो नॉर्मली इन्वेस्टिगेट जो है वो करना शुरू रहेगा सीबीआई का। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो मसला है ये समझ में आ गया होगा। सीबीआई क्या होती है, जनरल कंसेंट क्या होता है, उसी के साथ साथ कंसेंट किस तरीके के होते हैं, और उसी के साथ साथ ये निकालने की वजह से, ब्लॉक करने की वजह से अब क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, क्या हमें यहाँ पर बैंक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर बैंक स्टॉक्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं हर्षद मेहता नहीं हूँ। ये एडिटोरियल में जो इन्होंने बताया हुआ है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिटोरियल में अगर इन्वेस्ट करो ये बताया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो नहीं करते हो ये आपका कंसेंट है और ये आपकी रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। चलो, ओवर द लास्ट 6 मंथ्स बेंचमार्क, सेंसेक्स और निफ्टी जो है उसने बहुत सारा जो लॉस यहाँ पर देखा था वो अब रिकवर्ड कर लिया है। मतलब वेडनेसडे को सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये 4707 पे क्लोज हुआ है, विच ऑलमोस्ट सेम लेवल पर रहा है 4723 जो जैन 31 को क्लोज हुआ था, मतलब यहाँ पर पेंडेमिक से पहले। अमंग सेवरल सेक्टरल इंडाइसेस जो है, सेवरल सेक्टर जो है वो ऊपर गए हैं। अगर हम देखते हैं तो आईटी हेल्थ केयर इंडाइसेस जो है वो 38%, 41% ऊपर। सेवरल अदर सेक्टर्स अगर हम देखते हैं जैसे कि ऑटो बोलिए, एफएमसीजी बोलिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलिए, विद इन 6% ऑफ द जैन क्लोजिंग लेवल। और 2 बिग अंडर परफॉर्मर्स ये कौन से रहे हैं, तो बैंक इंडेक्स और फाइनेंस इंडेक्स रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस जो है ये ऊपर गए हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर जो बैंक इंडेक्स है और जो फाइनेंस इंडेक्स है ये यहाँ पर हमें नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं, डाउन बाय रिस्पेक्टिवली 21% बैंक इंडेक्स और 19% फाइनेंस इंडेक्स। बिसाइड्स मेटल, पावर, टेलीकॉम इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो ये भी डाउन आए हैं बिटवीन 10 to 15%। हमें टेलीकॉम का पता है, टेलीकॉम जो है पहले से ही बहुत बुरी अवस्था से गुजर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू था ये यहाँ पर जब लाया गया तो उसके बाद अब ये पे कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि अब ये पे करना है। हमने वाला केस देखा था क्या था, तो उसमें यहाँ पर एयरटेल भारती बोलिए, वोडाफोन आइडिया बोलिए, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो पे करने पड़ रहे हैं, है ना। तो इससे भी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीएसई इंडाइसेस
सेंसेक्स अगर हम देखते हैं, फिर बैंक्स अगर हम देखते हैं, फिनांस अगर हम देखते हैं, पावर अगर हम देखते हैं, टेलीकॉम, यहाँ पर आप देखिए कितना चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये पॉजिटिव चेंज जो है इसके हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। मतलब आईटी बोलिए, हेल्थ केयर बोलिए, टेक बोलिए, है ना। ऑटो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी अच्छा खासा रिकवर्ड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि रिकवर्ड नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा रिकवर्ड होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो भी गाड़ियाँ परचेस कर रहे हैं। हालांकि ये डर था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएगी तो फिर ये गाड़ी को क्या होगा, मगर फिर भी अभी ऐसा है कि ऑफर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे हैं जो अलग अलग शोरूम्स है उनके द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर इतने ऑफर्स के बदले में जो लोग हैं वो गाड़ियाँ परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो लॉकडाउन है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया कि भैया अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमें शुरू करना है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव जो है वो हुई है, कंजम्पशन डिमांड जो है वो अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पर शुरू हो चुका है। मगर यहाँ पर अगर आप देखोगे स्मॉल बिजनेसेस बोलिए, नए एंटरप्राइजेस बोलिए, जॉब्स एंड इनकम लेवल बोलिए, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की यहाँ पर अफेक्ट तो हुई है। और खासकर अगर देखा जाए तो बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भैया बैंक जो है उससे दूर रहो, बैंक जो है उससे दूर रहो, बैंक में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा हम यहाँ पर समझा जा रहा है। इनफैक्ट जो शेयर है इक्विटी एलोकेशन म्यूचुअल फंड का टू द बैंकिंग सेक्टर डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 24 to 17.8% सितंबर में, ठीक है। तो इतना डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिला है। अब देखिए इसके पीछे का मेन कारण क्या है। मेन कारण है एनपीए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बैंक है ना। अब बैंक की अवस्था एक्चुअल में क्या है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। रियल एस्टेट बोलिए और उसी के साथ बैंक्स बोलिए, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में उसमें हो क्या रहा है ना। क्योंकि मोरेटोरियम जो है वो दिया गया था। अब मोरेटोरियम मतलब बैंक जो है नुकसान होता क्यों है। बैंक को नुकसान तब होता है जब लोन जो है वो लोग लेते हैं और लोन रिपे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक को नुकसान होता है। अब फर्ज कीजिए कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया बैंक से, लेकिन अभी ये जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से उनका बिजनेस जो है ठप बैठ गया, तो अब रिपे कर पाएंगे क्या। हालांकि मोरेटोरियम दिया गया था, तो मोरेटोरियम जब दिया गया है तो यहाँ पर बैंक की अवस्था एट प्रेजेंट क्या है हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मोरेटोरियम की वजह से उनके पास पैसा ना आया हो। ये तो पता चलेगा बाद में, जब पेंडेमिक का थोड़ा थोड़ा असर जो है वो कम हो जाएगा, जब सब बैंकिंग सिस्टम नॉर्मल हो जाएगी, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कितने लोग जो है फिर भी रिपे नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उससे हमें पता चला कितना एनपीए जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है इस पेंडेमिक की वजह से। तो इसीलिए बैंक जो है ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल अभी हमें देखने को मिल रही है एनपीए की वजह से, और इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि एनपीए जो है ये बिजनेस का पार्ट है ना। तो इसीलिए सिर्फ एनपीए के तरफ इन्वेस्टर्स ने नहीं देखना चाहिए। इकोनॉमी जब रिवाइव होगी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेंगे, और जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा तो बैंकिंग सेक्टर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है तो बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और बैंकिंग की जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर जो है बिगेस्ट यहाँ पर बेनिफिशियरी हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी अगर बैंकिंग सिस्टम खराब चल रही है, बुरी अवस्था में है, लेकिन आगे ये काफ़ी ज़्यादा रिवाइव जो है वो हो सकती है, ऐसा यहाँ पर जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है उनके द्वारा बोला जा रहा है। तो ये आपकी रिस्क है, आपको क्या करना है। आते हैं हम यहाँ पर हेल्दी एंड वाइज। यहाँ पर बेसिकली हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक आधे इसमें एक आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, एक आधे डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर हो। अब वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हमारा रैंक काफ़ी मतलब ख़राब चल रहा है। रैंक छोड़िए, मतलब हमारी अवस्था जो है काफ़ी ख़राब चल रही है ना। तो अब ऐसे सिनारियों में हमें यहाँ पर जो न्यूट्रिशियस फूड है वो प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ऐसे सिनारियों में हम अगर देखें, हम अगर समझें, तो हमें क्या पता चलता है कि लोगों को न्यूट्रिशियस खाना कैसा दिया जाए। तो उसके दो फ़र्क हमें, दो मतलब रास्ते जो है वो दिखाई देते हैं। आप मतलब एक आईएएस ऑफिसर हो तो आपको यहाँ पर एक टास्क मिला हुआ है। आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग जो है वो गरीब लोग हैं, ठीक है, मतलब जो बेसिक खाना जो है वो भी नहीं खा पा रहे हैं, बेसिक जो खाना है वो भी नहीं खा पा रहे हैं। पीडीएस सिस्टम अगर हम देखें, पीडीएस सिस्टम में हमें व्हीट राइस ही देखने को मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड इतना ज़्यादा है नहीं। दूसरी चीज़ आपके हाथ में ये है कि आपको ये रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये रिवाइव करने के लिए बोला गया है, क्योंकि अब इलेक्शंस जो है वो आ रहे हैं। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, क्या आपको करना चाहिए जिससे कि लोग जो है वो यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खाना शुरू कर दे। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। पहली चीज़ तो पहला फैक्टर यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड क्यों नहीं खाता है, कौन नहीं खाएगा यार, किसको खाना नहीं है न्यूट्रिशियस फूड। लेकिन मजबूरियाँ होती है। मजबूरियाँ किस तरीके की होती है, मजबूरियाँ होती है कि यहाँ पर खाना, पैसा जो है, पैसा वो लोगों के पास नहीं है,
है ना, पैसा ना रहने की वजह से न्यूट्रिशियस फूड वो नहीं खा पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो रीज़न हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जितना भी पैसा आ रहा है उसमें वो क्या करते हैं, पीडीएस सिस्टम से राइस और व्हीट जो है सिर्फ वो खा लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आता है। अगर आप न्यूट्रिशियस फूड के लिए जाओगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम आएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर लोग जो है वो प्रिफ़र करते हैं यही सारी चीज़ें, न्यूट्रिशियस खाना प्रिफ़र नहीं करते हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये आती है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। उनका एक क्या बोलते दिनचर्या जो है बनी हुई है, उनकी एक एटीट्यूड जो है बना हुआ है, मेंटेलिटी जो है बनी हुई है, तो इसके वजह से वो न्यूट्रिशियस फूड की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ पर एक मेंटेलिटी बनी हुई है, हमारे यहाँ पर मेंटेलिटी है कि यार सस्ता छे तो अच्छा छे तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में अच्छी नहीं है। अगर आप सस्ते के पीछे भागोगे तो फिर तो अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, सस्ते के पीछे अगर आप जा रहे हो और क्वालिटी अगर नहीं है, आप ये सोचोगे कि 1 महीना 2 महीने में ये कर देंगे, तो फिर उसमें मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो क्या होता है कि जब आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हो और उसमें अगर क्वालिटी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो लेकिन आपको क्वालिटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, है ना। और कहीं कहीं ऐसा है कि एकदम कम इसमें भी आप इन्वेस्ट कर दो तो आपको क्वालिटी हाईएस्ट मिल जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल MM एकेडमी ऐप। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो चीज़ें होती है, जैसे खाने की चीज़, पर्टिकुलरली खाने की चीज़ अगर हम देख ले, ये तो खैर सर्विस सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर में आप प्राइजेस जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, आप हाईएस्ट क्वालिटी देके कम रख सकते हो। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती है उसमें एक हद से नीचे आप नहीं दे सकते हो ना। अब अगर मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं चेयर अगर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, चेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मुझे 100 रुपये लग रहे हैं तो मैं 100 के नीचे एट एनी कॉस्ट नहीं दे सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 50 रुपये में दे रहा हूँ, मतलब चेयर में बना रहा हूँ 40 रुपये में कम से कम, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि लोगों की जो मेंटेलिटी बनी हुई है कि हाँ भैया सस्ता ले लेंगे और फिर सस्ता जो है वो अच्छा है, ये यहाँ पर बुरा हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर आप IAS ऑफिसर हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो एटीट्यूड है लोगों का वो चेंज करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इतना ज़्यादा जो ये राशन खा रहे हो, इसके बजाय अगर थोड़ा आप न्यूट्रिशियस फूड खा लो तो आपकी जो तबीयत है कभी ख़राब ही नहीं होगी। मतलब आप यहाँ पर आपके पास 100 रुपये है ना, 100 रुपये है और पैसा बचाने के लिए आप यहाँ पर 80 रुपये का राशन जो है नॉर्मल, जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है, वो खा रहे हो और सोच रहे हो कि 20 रुपये आपके बच गए। लेकिन ये जो 20 रुपये हैं आपके हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फिर मतलब क्या है ना। फिर मतलब क्या है, 20 रुपये बचेंगे, इससे 100 रुपये खर्च कर दो और फिर आप न्यूट्रिशियस भी खाना खा रहे हो, आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास पैसा प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो भी देखना पड़ेगा। तो आप क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे, सोचो। अभी हम यहाँ पर जो यूथ है, यूथ कर क्या रहे हैं, यूथ ये बोल रहे हैं कि यार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, ये सब है ना, जो कि सही भी है। लेकिन बीइंग एन ऑफिसर, जब आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखना है, प्रॉब्लम के साथ उसको सोल्यूशन भी पकड़ना है, तब आपका जो अप्रोच है वो उस तरीके का बनेगा। तो इसलिए सोचिए किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हो। ये मत सोचिए कि सरकार जो है वो क्या करेगी, सरकार, आप सरकार ही रहोगे, आप सरकार में ही रहोगे, आपके जो आइडियाज़ है बहुत हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, वो बहुत हाईएस्ट लेवल तक जो लोग हैं वो सुनेंगे आपके आइडियाज़। तो आइडियाज़ आपके ऐसे रहना चाहिए कि आप एकदम बोलो और वो सही हो। और क्योंकि क्या है, उनको भी यही चाहिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई आपकी क्रिएटिव आइडिया से, हालांकि वो थोड़ा बहुत क्रेडिट लेंगे क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको लेना, पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको लेना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपकी भी रिस्पेक्ट जो है उन लोगों में बढ़ेगी। तो इसलिए इस तरीके से सोचिए कि हम कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को जो एटीट्यूड है उनका वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हमारा ये आर्टिकल खत्म होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा सरकार कौन कौन सी चीज़ें कर रही है, जिससे कि हम और आइडिया लगा सकते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आर्टिकल्स को देखना शुरू करोगे तो आपका एक अपने आप इनकलकेट हो जाएगा, अंदर जो ऑफिसर है वो इनकलकेट हो जाएगा। ठीक है, आप एक सही ऑफिसर का एटीट्यूड लाकर तो देखो कौन आपको रोकता है बनने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स जो है करंटली यहाँ पर इंडिया में ग्रो हो रहे हैं, वो है ज्वार, बाजरा और रागी। अलॉन्ग विद दैट इंडिया जो है वो रिच जो बायोजेनेटिकली डाइवर्स वैरायटी है स्मॉल मिलेट्स की, जैसे कि कोडो हो गया, कुटकी हो गया, चना हो गया, सेनवा हो गया, ये भी यहाँ पर ग्रो करता है। अब देखिए ये जो चीज़ें है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये किसकी वैरायटी है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी के साथ मेजर प्रोड्यूसर जो है कौन से हैं, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो ये भी आ सकता है कि कौन कौन से स्टेट ये जो है ये ज़्यादा उगाते हैं।
अब यहाँ पर आप देखोगे डाइटरी फाइबर, न्यूट्री सीरियल्स, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दे आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दी हेल्दी ग्रोथ, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, है ना, उनके साथ साथ यहाँ पर जो रिस्क होती है हमारे हेल्थ की, उसको भी यहाँ पर कम कर देता है। अडल्ट्स में अगर आप देखोगे तो डायबिटीज़ बोलिए, हार्ट डिसीज़ बोलिए, काफ़ी ज़्यादा है। अब इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कितने ज़्यादा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप न्यूट्रिशियस खाना खाओ, आप हेल्दी डाइट खाओ, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप प्रॉपर जो एक्सरसाइज है वो करो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हेल्दी ग्रोथ जो है बच्चों की, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। वो तो ये जब आप लोगे तो चिल्ड्रन की हेल्दी डाइट तो होगी, हेल्दी जो एक अटायर है वो हो ही जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो अडल्ट्स हैं उनमें भी जो हार्ट रिस्क होते हैं, जो डायबिटीज़ के रिस्क होते हैं, वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। यूजुअली यहाँ पर स्मॉल और पुअर फार्मर्स हैं, उनके द्वारा जो ग्रो किया जाता है ड्राई, लो फर्टाइल, माउंटेनियस, ट्राइबल, रेन फेड एरियाज़ में मिलेट जो है वो सॉइल के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कौन से यहाँ पर कंडीशंस लगती है मिलेट्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि हम ये ज्योग्राफी तब देखेंगे एमएम एकेडमी पर, उसमें कवर करेंगे ही, है ना। यूनिक फीचर जो है ये मिलेट्स को काफ़ी सूटेड बना देता है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। और राइस और व्हीट जो है वो इस तरीके की फंक्शनिंग नहीं देता है, लेकिन मिलेट जो है आर नॉट वाटर और इनपुट इंटेंसिव। राइस अगर आप देखोगे तो पानी पूरा सांचा हुआ रहना चाहिए वहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पर मिलेट्स अगर हम देखते हैं उसके लिए इतना पानी नहीं लगता है। ऑलरेडी हमारा ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मिलेट्स अगर हम लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जो एरियाज़ है फर्टाइल लैंड आप देख सकते हो कैसे भी एरिया में वो ग्रो हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर हो सकता है, और इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फैट्स अगर हम देखते हैं तो फैट्स लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब जो बहुत अमीर है, जैसा हमने देखा हुआ है कि हमने एक ये देखा था कि जो अमीर है उनमें भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो गरीब है उनमें भी प्रॉब्लम्स हो रही है। जो अमीर है वो ट्रांस फैट खा रहे हैं और जो गरीब है वो खा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ट्रांस फैट बहुत ही ख़राब होता है हमारी हेल्थ के लिए। ये जो हम ये खाते हैं बर्गर्स वगैरह, ये बहुत ख़राब होते हैं। और सैचुरेटेड फैट्स अगर हम देखते हैं तो ये डिराइव होते हैं लार्जली बाय एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मीट हो गया, डेयरी हो गया, एग्स हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब ओपिनियन इतना फिक्स बैठा नहीं है, कोई कोई बोलते हैं कि अच्छा है, कोई कोई बोलते हैं कि बुरा है। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वेजिटेबल प्लांट से डिराइव किए जाते हैं, ये मोस्टली जो अच्छे हैं वो माने जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो लेकर आए हैं, जिससे कि हम यहाँ पर मिलेट जो है उसका बढ़ा सके, सीरियल्स का बढ़ा सके। फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है फ्रॉम कंजम्पशन एंड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर जो न्यूट्री सीरियल्स है वो यहाँ पर लाया गया। मतलब एज ऑफ 1819 मिलेट प्रोडक्शन जो है वो एक्सटेंड किया गया 112 डिस्ट्रिक्ट्स में 14 स्टेट्स। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने सबसे पहली स्टेप क्या की है, मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है उसकी यहाँ पर एरिया बढ़ा दी। दूसरा क्या किया, गवर्नमेंट ने एमएसपी यहाँ पर हाइक कर दिया। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब जो फार्मर है वो क्यों नहीं उगाएंगे मिलेट्स, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो उनको प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट उनको ज़रूरी है ना, जिसमें प्रॉफिट मिलेगा वो उगाएंगे। अब मिलेट्स अगर कोई ले ही नहीं रहा है, अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो उगाएंगे क्या, नहीं उगाएंगे। दूसरा ये है कि अगर मिलेट्स उगाने में उनको लग रहे हैं 100 रुपये, ठीक है, और अगर खरीदने के लिए डिमांड नहीं है इसलिए वो 90 रुपये में अगर खरीदा जा रहा है, तो फार्मर उगाएंगे क्या, नहीं उगाएंगे। लेकिन अगर उस पर एमएसपी दे दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बोलेगी कि हम कम से कम 110 रुपये में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है, तो फिर फार्मर जो हो तो उगाएगा ना। फार्मर बोलेगा ठीक है यार 100 रुपये लग रहा है, कोई खरीदे नहीं खरीदे, गवर्नमेंट तो खरीद रही है 110 रुपये में, हम उगा देते हैं। तो एमएसपी जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया। मतलब 110 की जगह हम 150 रुपये में खरीदेंगे। फार्मर के लिए डिमांड बढ़ गई कि हाँ भैया आप उगाना पड़ेगा, है ना। तो ये फार्मर को एक इंसेंटिव जो है वो यहाँ पर आ गए, बिग इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करने लगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। थर्ड जो है यहाँ पर मिलेट जो है उसको पीडीएस में भी इंक्लूड कर दिया गया। मतलब अब यहाँ पर सिर्फ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तो दे ही रहे फार्मर को, लेकिन जो परचेस करने वाले लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, जो सिर्फ राइस एंड व्हीट खरीद रहे थे पीडीएस सिस्टम से सब्सिडाइज्ड, इसमें अब वो मिलेट जो है वो भी खरीद पाएंगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। फोर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर जो है वो 600 करोड़ की स्कीम जो है वो चला रहे हैं, एरिया प्रोडक्शन यील्ड जो है सीरियल्स की वो बढ़ाने के लिए। और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो काम कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन जो है उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी, डाइटरी डाइवर्सिटी, इसमें प्रमोट किया जा सके। मतलब आप सोचिए कि अगर ये सारी चीज़ें हम मिड डे मील जो है उसमें इंक्लूड कर दें, ये सारी चीज़ें अगर हम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है उसमें इंक्लूड कर दें,
तो कितना अच्छा हो सकता है ना। सोचिए कि जितने भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से हमें इतने काम देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर खुद सोच के देखिए, आपकी तरफ से आप मुझे बताइए, मतलब कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से, आप अगर एक IAS ऑफिसर हो, मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ, आप अगर एक IAS ऑफिसर हो और आपको अगर न्यूट्रिशियस डाइट इनकलकेट करना है लोगों के अंदर, लोगों के जीवन में, तो आप कौन कौन सी चीज़ें अपनाओगे। उसमें सभी फैक्टर्स आने चाहिए, पर मतलब वो तीनों जो फैक्टर मैंने आपको बताए थे क्यों नहीं ले रहे हैं वो अपने जीवन दिनचर्या में, तो तीनों यहाँ पर रिजॉल्व होने चाहिए। इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब जो है वो ज़रूर बताइए। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये एक देख सकते हो, टू बाय और नॉट टू बाय, वाई दिस कम्स एज सरप्राइज टू स्टेट। यहाँ पर बीजेपी ने अनाउंस जो किया है प्रॉमिसिंग फ्री कोविड वैक्सीन, तो यहाँ पर अब ये हो रहा है कि मतलब अब ये ऐसा ही अगर था, इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप वैक्सीन जो है फ्री में बांट रहे हो, इससे बेटर था कि भाई साहब आप जो टेस्टिंग है वो भी फ्री में करा लेते, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो हर कोई बोल रहा है कि हम फ्री में वैक्सीन जो है देंगे, जब भी वैक्सीन आएंगी फ्री में देंगे, जब भी वैक्सीन आएंगी। पता है ना, जब वैक्सीन आएंगी सब भूल ही जाएंगे, फिर क्या तो करना है, ठीक है। तो ये हमें फ्रंट पेज की न्यूज़ देखने को मिल रही है। बाकी सिटी न्यूज़ में हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जब इलेक्शंस आते हैं तो पूरा पॉलिटिक्स ही चलता है, इसलिए कुछ खास हमें वहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो नीति आयोग पैनल जो है उन्होंने यहाँ पर अर्बन प्लानिंग एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए किया है। तो यही देखिए, नीति आयोग अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग के साथ साथ प्लानिंग कमीशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब नीति आयोग क्या है, उसमें कौन हेड करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कंपोजिशन क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। नीति आयोग MM अकेडमी आपके पॉलिटी के इसमें कवर किया हुआ है। उसी के प्लानिंग कमीशन जो है वो भी कवर किया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम एक्सप्रेस न्यूज़ देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है आज। बेसिकली आज अगर आप देखोगे ना तो आज ऐसी कोई न्यूज़ है ही नहीं कि जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आज बहुत ही कम है, इसलिए हमने आर्टिकल जो देखे हैं वो भी काफ़ी कम है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाँ, हमारे इसमें इकोनॉमी सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेस ईयर शिफ्टेड टू 2016, नो चेंज इन डियरनेस अलाउंस। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने थर्सडे को नई सीरीज जो है रिटेल इन्फ्लेशन की इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए वो शिफ्ट कर दी है बेस ईयर 2001 से। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर जो वेटेज है फूड ग्रुप्स का वो अब यहाँ पर नीचे चला गया है टू 39.17%, 46.2% से। अब यहाँ पर आप बोलोगे बेस ईयर क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो देखिए ये हमारे एक्सप्लेन सेक्शन में मतलब एडिटोरियल में ये आने की 99% संभावना है। इसलिए ये मेरे को ये पूरा पता है कि बेस ईयर का आने वाला है। अगर नहीं भी आता है तो बेस ईयर में सेपरेटली आपके सामने लेकर आ जाऊँगा कि बेस ईयर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो वो हम वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी थोड़ा बहुत आगे जो है वो बढ़ रहा है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। 2 ही दिन बाकी है तो हरी आप देरी मत कीजिए, देरी करोगे तो नुकसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।